आई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आप लोगों की बहुत ही भारी डिमांड थी, भैया लास्ट वाली टॉपिक भी करा दो, इसको ख़त्म करो। देखो यार, लिटरली मैं चाहता तो उसको बहुत पहले करा दिया होता, बट यही है कि मैं भी एकदम आराम थोड़ा सा चिल मोड पे चला गया, क्योंकि सारा कंप्लीट ही था, यही एक आध दो टॉपिक बचे थे, तो मैं भी चिल मोड पे चला गया था। तुम लोग अपनी पढ़ाई करो, क्वेश्चन मार्क करके दे दिया हूँ तुम लोगों को, ठीक है। कुछ ही चैप्टर्स के बचे हुए हैं, कल परसों तक वो भी सारे मैं मार्क करके दे दूँगा, ठीक है। तो आराम से अपनी पढ़ाई करो और अच्छा करना यार, इतना मेहनत मैं किया हूँ, तुम अच्छा करना, ठीक है। तुमसे बस ये रिक्वेस्ट है कि तुम अच्छा करना पेपर में, और पढ़ोगे तो यार अच्छा करोगे करोगे। जो तुमने मुझे 200 रुपये दिए हैं ना, जो तुमने 200 रुपये दिए हैं, जो तुमने 200 रुपये मुझे दिए हैं, उसका मैं ऐसे जगह इस्तेमाल करूँगा, ऐसे जगह उसका इस्तेमाल मैं करूँगा कि तुम भी खुश हो जाओ कि हाँ तुमने सही बंदे को पैसे दिए और तुम्हारे पैसे सही जगह लगे। 200 रुपये जो तुमने मुझे पढ़ाने के दिए हैं, वो 200 रुपये मैं पहले तो मैं तुम्हें रिफ़ंड कर दूँगा अगर तुमने अच्छा किया तो। जिनका सिलेक्शन हुआ उसको 500 रुपये दूंगा, जिनके 120 से ज़्यादा नंबर है उनको 200 रुपये उन्होंने दिया, तो 200 रुपये मैं अपनी तरफ से दूंगा, ठीक है। लेकिन बाकी भी मैं इन 200 रुपये का जो तुमने दिया है, किसी ने 200, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 20 पैसे तुमने लोन जो दिए है, उसका बहुत अच्छे जगह पे यूटिलाइजेशन करूँगा, और तुम्हें दिखेगा कि हाँ जो तुमने पैसे दिए हैं वो गलत हाथों में नहीं गए, अच्छे हाथों में गए, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ें सही होनी चाहिए थी, ठीक है। तो करूँगा बहुत जल्दी उन पैसों का इस्तेमाल कहीं पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है लेंस, बैंकिंग ऑफ रोड, सर्कुलर मोशन, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, कोलिजन, ठीक है। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक और कोलिजन ये दोनों हम लोग कहाँ करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है। मैं सोचा था ब्लॉक ऑन ब्लॉक की थ्योरी पढ़ा दूँ इन डिटेल, बट उसका कोई मतलब नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। तो डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ऐसे देखो 2 केस बन सकता है, एक फोर्स यहाँ पे लगा के पूछ सकता है और एक में फोर्स यहाँ लगा के पूछ सकता है, तो दोनों एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा, वहीं से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और कोलिजन के क्वेश्चन बाकी हैं, तो ये सारे क्वेश्चन एक ही साथ होंगे, ठीक है। अभी थियरी भी ध्यान दो। तो देखो, सबसे पहले लेंस को पढ़ने से पहले तुमको रिफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है। तो देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से आएगा। अगर ये लेंस नहीं होता, अगर ये लेंस नहीं होता तो यहाँ गिरता, अगर ये स्फेरिकल सरफेस नहीं होता तो यहाँ गिर जाता, लेकिन इसके होने की वजह से कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब अगर ये भाई साहब नहीं होते ना स्फेरिकल, तो यहाँ से जाता, यहाँ से गिर जाता, लेकिन इसके होने की वजह से यहाँ गिर रहा है, कोई दिक्कत। तो अब तुमको यहाँ से पूछेगा इसका मीडियम μ1 है, इसका मीडियम μ2 है, मतलब स्फेरिकल का सरफेस का मीडियम μ2 है, इसका μ1 है। अब तुमसे पूछेगा कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें होंगी। तो देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, तुमसे मान लो पूछा कि इमेज कहाँ बनेगा, तो तुम कहोगे μ2/v। देखो μ2/v, क्योंकि इमेज तो इधर बनेगा, तो μ2/v माइनस μ1/u माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और ये विथ साइन लगाना, साइन कैसे लगाना मैं सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। ध्यान समझना चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, गलती नहीं करना, हमें फोड़ के आना है, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक। देखो, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r होगा, इसको साइन के साथ अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के, ठीक है। अब साइन क्या लगाना, अब मैग्नीफिकेशन पूछेगा, तो मैग्नीफिकेशन होता है μ1/μ2 v/μ। क्या होता है μ1/μ2 v/μ, या हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑब्जेक्ट, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो m होगा μ1/μ2 इंटू v/u हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ गिर गया, ये वेलोसिटी v थी, ये r था, ये म्यू था, समझ आ रही चीज़ें। अब देखो साइन कन्वेंशन, मैं ये साइन कन्वेंशन यूज़ कराता हूँ, ठीक है। मैं देखो क्या करता हूँ, पोल के जिस साइड से इंसिडेंट आ रही है उधर का सब कुछ निगेटिव मिलेंगे। जैसे ये पोल है, ये पोल है ना, ये पोल के इधर से इंसिडेंट रे आ रही है, तो इसके इधर जितना भी चीज़ें रहेंगे, कुछ भी पूछो इसके इधर, सारा निगेटिव में लेना है। और पोल के अपोजिट साइड में, जैसे पोल इधर है, इंसिडेंट रे इधर आ रही है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो चीज़ आ रही है सबको पॉजिटिव लेना है। समझ में आ रही चीज़ें? मतलब कि हमारा पोल अगर है, तो मैं अगर इंसिडेंट रे इधर आ रहा है ना, इंसिडेंट रे किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा होगा मान लो, तो इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, तो इस रिफ्रैक्शन सरफेस के इधर जो चीज़ रहेगी सबको पॉजिटिव लूँगा, और इस रिफ्रैक्शन सरफेस की इधर यानी इंसिडेंट रे के उल्टा जो रहेगी सबको नेगेटिव लूँगा इधर, ठीक है। तो वही लिखा हूँ, पोल के जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रही हो उधर का सब कुछ नेगेटिव मिलेंगे। जैसे मुझे अगर यहाँ पे लिखना रहे साइन कन्वेंशन, तो मैं क्या लिखूँगा, μ2/v, क्यों, क्योंकि v पॉजिटिव है, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, तो उसके डायरेक्शन में v पॉजिटिव, ठीक है। माइनस μ1/ माइनस में म्यू लिखूँगा, क्यों माइनस म्यू क्यों लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सरफेस के इधर है, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट में है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे तो ऐसे करके ऐसे जा रही है, लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो इधर है ना, पोल से इधर है, अपोजिट में है ना पोल से, देखो पोल से इधर में, तो इसको नेगेटिव लेंगे। तुम्हारा ये देखो इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, तुम्हारा पोल भी पोल से इधर तुम्हारा ये है,
इमेज भी तो इधर बन रही है, पोल्स इधर, तो दोनों हमारे क्या एक डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव इधर निगेटिव, ठीक है। तो पोल के जिस साइड से इंसिडेंट आती है उधर का सब कुछ निगेटिव ले लेते हैं। तो म्यू2 अपन भी माइनस म्यू1 अपन म्यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपन आर होगा। अप्लाई विथ साइन लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए सिखा दूंगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन होता है म्यू1 अपन म्यू2 इंटू बी अपन यू, और मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखो, जब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब कि जो ये रे आ रही है यहाँ से सीधे पैरेलल हो जाए, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे ना मुड़ के सीधे पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो जब रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो फोकल लेंथ होती है F1 होती है, दो फोकल लेंथ होगा ना इसका, देखो दो फोकल लेंथ होगा ना, क्योंकि ये कर्व सरफेस है, एक फोकल लेंथ इधर होगा, एक फोकल लेंथ इधर होगा, समझ रहे ना। तो जब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो F1 जो होती है U के बराबर होती है, और ये होती है माइनस में μ1r अपन μ2 माइनस 1 विदाउट साइन, साइन यहाँ नहीं लगाना, ठीक है। ये सब कुछ सेट होता है, बस माइनस में μ1r अपन μ2 माइनस 1 कर देना, ठीक है। सेकेंड फोकस क्या होती है, जहाँ पे पूरे पैरेलल कन्वर्स करती है, वो F2 क्या हो जाएगी, μ2r अपन μ2 माइनस 1 होगी, विदाउट साइन होगी। समझ आई चीज़ें। यानी तुमसे अगर क्वेश्चन बोलेगा कि रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द स्फेरिकल सरफेस, तो तुमसे पूछेगा फोकस 1 बता दो, फोकस 2 बता दो। तो फोकस 1 पूछेगा, तुम कहोगे U के बराबर होता है वो, और वो क्योंकि ये जो होती है ना, ये जो होती है U जो होती है हमारी, यही फोकस 1 के बराबर होती है, ठीक है। और इधर फोकस 2 होता है, तो तुम बोलोगे कि फोकल लेंथ जो होगा U इक्वल टू माइनस में μ1r अपन μ2 माइनस μ1 होगा, और ये विदाउट साइन होगा। और जब सेकेंड फोकस की बात करेगा तो सेकेंड फोकस क्या होता है, जहाँ पे पैरेलल रे कन्वर्स करती है, और ये F2 क्या होता है, μ2r अपन μ2 माइनस 1 होता है, ठीक है। पहला क्या होगा, μ1r अपन μ2 माइनस 1 के निगेटिव में, दूसरा हो जाएगा μ2r अपन μ2 माइनस 1 विदाउट साइन, दोनों में साइन नहीं लगाना है, ठीक है। समझ में आई चीज़ें, बस μ1 की जगह μ2 कर देना, हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से एक रिलेशन हमको बन के आता है, जो फोकल लेंथ 1 अपन फोकल लेंथ 2 होता है, वो माइनस में μ1 अपन μ2 के बराबर होता है, ध्यान रखना। मान लो μ1 दे दिया, फोकल लेंथ पूछ रहा है μ2 और F2 दिया है, तो फोकल लेंथ F1 अपन F2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस में μ1 अपन μ2। तो F1 अपन F2 क्या होता है, माइनस में μ1 अपन μ2। तो F1 अपन F2 क्या होता है, माइनस में μ1 अपन μ2, ठीक है। F1 अपन F2 क्या होता है, माइनस में μ1 अपन μ2, ठीक। अब देखो लेंस फॉर्मूला अब आ गया ना, तो स्फेरिकल का जानना जरूरी था, पहले बेस जानना जरूरी होता था, अब आ गए लेंस फार्मूला। देखो लेंस फार्मूला, मेरा फार्मूला क्या था, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे क्या होगा, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/b माइनस 1/u टू 1/f, ठीक। और μlm जैसे लिखा होता है ना 1 μ2, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब क्या होता था, μl/μm। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ2 अपन μ1 होता था ना, इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, μl/μm। μlm का मतलब होता है कि लेंस का मीडियम और अपन मीडियम का मीडियम म्यू, ठीक। कॉन्वेक्स का फोकल लेंस पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का निगेटिव होता है। अब आती है हमारी लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला ध्यान सुनना, 1/f इज इक्वल टू μl/μm माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्या होता है, μl/μm माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब कि 1 जो फोकल लेंथ होगा वो म्यू ऑफ लेंस यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। r1 r2 क्यों, क्योंकि ऐसे होगा ना लेंस, इसके r1 होगा, इसका r2 होगा, ठीक। और दूसरी चीज़ ध्यान देना कि अधिकतर केसेस में जो म्यू मीडियम होता है एयर होता है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है सीधे μl माइनस 1, सीधे क्या बन जाता है म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो अधिकतर लोगों ने यही याद किया होता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन अगर मीडियम कुछ और है, जैसे ग्लास हो कुछ और हो, तो वहाँ पे हो जाएगा म्यूअल यानी म्यू ऑफ लेंस अपन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब तुम कहोगे भैया आर का हम लोग साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, अभी देखो आगे बताया हूँ, चलो आगे बताता हूँ। मैग्नीफिकेशन, वहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या था, मिरर में हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी वही है, वहाँ पर भी भी अपन यू था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे देखना, वहाँ पे माइनस भी अपन यू था, यहाँ पे क्या है भी अपन यू है, वहाँ पे एफ अपन एफ माइनस यू था, यहाँ पे क्या है एफ अपन एफ प्लस यू है, यहाँ पे क्या है एफ माइनस बी अपन एफ है। तो उसका मैग्नीफिकेशन इसका मैग्नीफिकेशन याद करने का सिंबल सर क्या, माइनस प्लस का बस डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। जैसे वहाँ फार्मूला था 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ पे क्या है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू बी अपन यू इक्वल टू एफ अपन एफ प्लस यू इक्वल टू एफ माइनस बी अपन एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। सबको विद साइन रखना पड़ेगा, किससे रखना पड़ेगा, विद साइन। सबको कैसा रखना पड़ेगा, विद साइन।
तो एम ट्रांसवर्स क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू बी अपन यू एफ अपॉन एफ प्लस यू एफ माइनस बी अपॉन एफ। ठीक है, तो एम ट्रांसवर्स निगेटिव है, एम ट्रांसवर्स निगेटिव हो तो रियल इमेज, एम ट्रांसवर्स पॉजिटिव हो तो वर्चुअल इमेज। अच्छा एक चीज़ बताओ, किसी को अगर मोटापे की दिक्कत होगी, ओबेसिटी की दिक्कत होगी, ठीक है, मतलब मोटापा उसका घट नहीं रहा है, वो बहुत परेशान है अपने से, ठीक है, होते हैं ना ओवरवेट हो जाते हैं लोग। तो नीट के बाद यार मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूंगा, तुम उसको फॉलो करना, 2.5 से 3 महीने फॉलो करना, आराम से 15-16 किलो तुम 2.5 से 3 महीने में लूज़ कर दोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी कई बार लूज़ कर दिया है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इस बार मैं तुम्हें लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, एग्जाम के बाद तुम लोग फ्री रहोगे, मैं भी फ्री रहूँगा, तो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, लड़की हो या लड़का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें थायराइड नहीं है, तो अगर तुम्हें थायराइड की दिक्कत नहीं है तो तुम वेट लॉस बहुत ईजिली कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। देखो अभी मैं ऐसे तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ ना 1 महीने से, जिम वगैरह कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा अभी वजन बढ़ गया, 5-6 किलो बढ़ गया हूँ, और पहले से एकदम बॉडी मेरी फैल रही है। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको जाकर 2-3 महीने में पूरा एकदम नॉर्मल कर दूँगा पहले की तरह। ठीक है, बहुत कम कर देता हूँ जब मैं करता हूँ तो मैं तुम लोग को बताऊँगा ना कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ओबेसिटी से परेशान होंगे, तो उनके लिए एक सोल्यूशन हो जाएगा। लाइव में तुम लोग दिखाऊंगा कैसे करते हैं वो। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, रियल ऑब्जेक्ट में यू निगेटिव होता है, रियल इमेज में यू पॉजिटिव होता है। इन सब की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा पड़ती है, बस तुमको ये देखना है लेंस का है, ये लेंस हमारा लेंस का इधर रखा है तो यू निगेटिव होना ही है, सबको पता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। जब क्वेश्चन कराऊंगा तुम खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, तो ये सब मतलब रियल इमेज ऑब्जेक्ट जिसको पढ़ना है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसकी ज़रूरत कहीं पड़ेगी मैं जब कराऊंगा तो। ठीक, अब देखो इमेज फॉर्मेशन, मैंने इमेज फॉर्मेशन तुम्हें वहाँ नहीं पढ़ाया, मिरर में नहीं बताता इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि मिरर वाला बहुत आसान होता है। क्यों होता है आसान? जैसे मिरर में क्या होता है, अगर इनफाइनाइट से आ रहा है तो फोकस पे गिर रहा था। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जा रहा था। ठीक है, जिस एंगल से गिर रहा था उसी एंगल से निकल जा रहा था, और उसकी साइज मतलब ऐसे कभी डिमिनिश हो रही थी कभी बढ़ रही थी। यहाँ पे क्या होता है, 2 ही केस होता है। एक होता है कन्वर्जेंट या कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए एक ही जगह पढ़ाऊँगा, एक ही जगह पढ़ाऊँगा, दोनों तैयार हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है, जो ऐसे मतलब लाइट को ऐसे कन्वर्ज करा दे, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है क्या, कॉनकेव लेंस, जो ऐसे डाइवर्ज करा दे। तो कन्वर्जेंट का लेंस मतलब होता है कन्वेक्स लेंस। जो चीज़ कन्वेक्स लेंस में बनती है वही सेम चीज़ कहाँ बनती है, कॉनकेव मिरर में, समझे। जो तुम फॉर्मेशन यहाँ पढ़ोगे इमेज का कन्वेक्स लेंस में या कन्वर्जेंट लेंस में, जो तुम फॉर्मेशन पढ़ोगे इमेज का कहाँ कहाँ पोजीशन में बनती है, वही सेम चीज़ कॉनकेव मिरर में होती है। कॉनकेव इसको पढ़ लोगे तो कॉनकेव मिरर वाला तैयार हो जाएगा, और इसको पढ़ लोगे तो कॉन्वेक्स मिरर तैयार हो। तो इसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो अगर इनफाइनाइट पे तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो तुम्हारी, अभी बताया हो ना, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। बताया हो ना अभी कि तुमने इनफाइनाइट पे अगर रख दिया यहाँ पे, तो ऐसे जाके टकरा के ऐसे बनती थी ना, तो फोकस पे बनती थी पहली चीज़। अगर तुमने इनफाइनाइट और 2f के बीच में रख दिया, ये f था ये 2f था, तो इनफाइनाइट और 2f के बीच में तुमने रखा, तो ये बिटवीन f और 2f के बीच में बनेगी, फोकल लेंथ और 2f के बीच में। ठीक है, अगर तुमने 2f पे रख दिया तो 2f पे ही बनेगी। 2f का मतलब समझ रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के राउंड होता है 2f, तो तुमने यहाँ रखा तो उसी पे बन जाएगी f और 2। अब देखना, ध्यान समझना, इधर देखो इनफाइनाइट का f बन रहा है, इनफाइनाइट और 2f के बीच में रख रहे हो तो f और 2f बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखना यहाँ पे, लेकिन जब तुम f और 2f के बीच में रख रहे हो तो इनफाइनाइट और 2f के बीच में बन रहा है, समझ रहे हो, यानी कि सेम चीज़ रिवर्स हो रही है, उल्टा हो रही है। यानी इनफाइनाइट और 2f के बीच में रखोगे तो इमेज हमारी f और 2f के बीच में बनेगी, तो जब f और 2f के बीच में रखोगे तो इमेज हमारी इनफाइनाइट और 2f के बीच में बनेगी। जब तुम 2f पे रखोगे तो इमेज हमारी 2f पे ही बनेगी। यही सेम चीज़ मिरर में भी था, कॉनकेव मिरर में था। क्या, जब तुम इमेज को, जब तुम ऐसे मतलब सी से सेंटर निकाल रहे थे तो वही सेम चीज़ बन रही थी, जो तुम्हारी मतलब ऐसे रे आ रही थी, ऐसे निकल जा रही थी रे। ठीक है ना, तो f और 2f में ये बन जाएगी, और बिटवीन 2f f में ये देख लेना तुम्हें। ठीक है, बस एक बार गो थ्रू कर लेना क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मेन चीज़ होती है ये, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा, 0 होगा, लेस देन 1 लेस देन 0 होगा। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, रियल बन रहा है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, रियल बन रहा है। अब इसको ऊपर लिखवाएं, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मतलब क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। और नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस होने का मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, देखा ही को तुमने, तो ये चीज़ें तुम देख लेना एक बार। ठीक है, और कॉनकेव लेंस में या डाइवर्जेंट लेंस में बस एक ही चीज़ होती है, कॉन्वेक्स मिरर का केस होता है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटिव होगा तो इमेज हमारे फोकस पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और डिमिनिश बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में जो चीज़ें होती हैं वो मिरर के ही समान होती है, एक समान होती है। तो या तो इसको पढ़ो या तो मिरर वाले को पढ़ो, दोनों सेम चीज़ है। इसका बता देता हूँ मैं, कॉनकेव लेंस भी सेम होता है, किसकी तरह, कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है। ये भी आसान सी चीज़ है। इसमें देखो क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे
तो जो इमेज होगी फोकस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश बनेगी। समझ रहे हो? यानी कि जब ऑब्जेक्ट को तुम इनफाइनाइट पे रखोगे तो जो इमेज होगी फोकस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश बनेगी, छोटा बनेगी। लेकिन जब तुम ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखोगे तो इमेज हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, जो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश बनेगा। समझ रहे हो? यानी एक चीज़ समझ में आएगी तुम्हें कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव लेंस है तो दोनों केसेस में हमेशा ऑब्जेक्ट हमारी इमेज हमारी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनती है। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश बनती है, कहीं भी रख दो। समझे? तो वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश बनती है। समझ आई ना? ये थियरी वाले पोर्शन हमारे हो रहे हैं। ठीक, साइन कन्वेंशन जरा देखो। देखो इधर से हमारी इंसिडेंट रे की लाइट जिधर से भी आ रही है तो उधर जो ये हमारा देखो ऐसे लेंस है ना, तो इस लेंस का ये वाले पार्ट को उठाओ और इसको सर्कल बनाओ। सर्कल बनाया सर्कल। ठीक है, तो इसका रेडियस किधर आ रहा है? इसका रेडियस आ रहा है इधर, सर्कल का रेडियस इधर आ रहा है। इसका मतलब इधर आ गया ना, तो तुम देख रहे हो कि डायरेक्शन आप इंसिडेंट रे में अगर जाओगे तो आर को पॉजिटिव लेंगे और अपोजिट टू द इंसिडेंट रे जाओगे तो आर को निगेटिव लेंगे। तो देखो इंसिडेंट रे हमारा इधर आ रहा था, देखना ध्यान से, देखो हटने दो। इंसिडेंट रे हमारा इधर आ रहा था और तुम्हारा ये पहला सरफेस को पकड़ा तुमने, इसका तुमने सर्कल बनाया, तुमने देखा इधर रेडियस इसका आ रहा है, यानी कि दोनों एक डायरेक्शन में आ गए, यानी कि इंसिडेंट रे में आर पॉजिटिव, यानी इसका R1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखना दूसरा केस देखो। इंसिडेंट रे इधर था तुम्हारा, इसका R2 का देखो, R2 का रेडियस इधर बनेगा, इसका मुंह इधर खुल रहा है ना R2 का, ऐसे इसका रेडियस इधर बनेगा। तो तुम इधर जा रहे हो, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, तुम्हारा रेडियस इधर, तुम अपोजिट में चले गए, यानी तुम्हारा R2 निगेटिव हो जाएगा। समझे? यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में R पॉजिटिव होगा और अपोजिट टू द इंसिडेंट रे में R हमारा निगेटिव होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक, अब देखो अगर तुमने यहाँ पे दो जैसे ऐसे है ना, ऐसे मान लो कोई लेंस है, ठीक है, तो एक प्लेन साइड है, तो प्लेन साइड में जो R होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, प्लेन साइड में जो R होती है वो इनफाइनाइट होती है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हमारा देख लेना साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आ गई हुई है। अब देखो कटिंग अप लेंस, अगर तुमने लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू काट दिया, ऐसे काट दिया, तो पहले पावर P था, अभी फोकल लेंथ F था, तो तुमने लेंस को अगर ऐसे काट दिया, ऐसे बीच से काट दिया तुमने, तो ऊपर वाले का भी पावर P हो जाएगा, नीचे वाले का भी फोकल लेंथ P F, ये पावर P ये F। समझे? तो क्या हुआ? अगर तुमने काट दिया तो पावर ही P रह जाती है और फोकल लेंथ F, मतलब कोई चेंज नहीं आता है। जब तुम ऐसे मान लो लेंस है, तुमने इसको बीच से काट दिया, ऐसे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे काट दिया, तो सब कुछ सेम रह जाता है, दोनों का आधा आधा हो जाता, मतलब दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है, बट इंटेंसिटी आधी हो गई। मान लो यहाँ पे 100 की इंटेंसिटी से आ रही थी, अब 50 इसमें चली जाएगी, 50 इसमें चली जाएगी, यानी कि आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब तुम प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू काटोगे तो पावर सेम रहेगा, फोकल लेंथ सेम रहेगा, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। इंटेंसिटी अगर चेंज करोगे तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ती है, ये सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्यों ऐसा हुआ कि पावर ऑफ फोकल लेंथ सेम रह गए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 और R2 सब कुछ अनचेंज रहे। देखो क्योंकि म्यू तो एक ही होगा ना, म्यू सेम है, R1 भी सेम है, R2 भी सेम। देखो R1 सेम हो गया, R2 सेम हो गया, तो इसके वजह से क्या होगा, ये म्यू R1 R2 सेम होने की वजह से, अनचेंज होने की वजह से कटिंग अप लेंस हमारा देख लो क्या होता है जब प्रिंसिपल एक्सिस पे काटते हो तो। ठीक, कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर तुमने वर्टिकल कट कर दिया तो जो पावर P और F था, अब वो पावर क्या हो जाएगा? P/2 और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। तो बस तुम फोकल लेंथ याद करो, जब तुमने वर्टिकल कट कर दिया तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा? 2F हो गया, इसका भी फोकल लेंथ 2F हो गया। इसका मतलब क्या होगा? जब फोकल लेंथ 2F हो गया तो पावर अपने आप P/2 हो जाएगा, पावर अपने आप P/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इंटेंसिटी सेम रहेगी इसमें और पावर P/2 हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या थी? इंटेंसिटी आधी थी, इसमें इंटेंसिटी सेम रहेगी। ठीक, क्योंकि 100 से अगर आ रहा था, अभी भी 100 से आएगा। ठीक, अब देखो अगर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेंस तुमने लगा दिया, जैसे ऊपर μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 μ5, चीटी किसकी इसमें? ठीक है, तो जितने डिफरेंट म्यू होंगे उतने डिफरेंट इमेज बनेंगे। जैसे μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 μ6 है ना, तो 6 इमेज बनेंगे अगर तुमने डिफरेंट लगा दिया। लेकिन अगर अभी कैसे लगाया तुमने? हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल एक्सिस के राउंड लगाए थे ना, अब तुमने वर्टिकल ऐसे कट कर दिए तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होंगे। जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे उतने नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगे। ठीक है, समझे? मतलब एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक इमेज बनेगा, दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो दो इमेज बनेंगे। लेकिन अगर तुमने ऐसे कर दिया हॉरिजॉन्टल में तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग, तो जितना ज़्यादा म्यू रहेगा उतना ज़्यादा उसके इमेज बनेंगे। ठीक, अब देखो अगर हाफ पोर्शन ऑफ द लेंस इज कवर्ड बाई ब्लैक पेपर देन इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस बट कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड। अगर मैंने हाफ पोर्शन ऑफ द लेंस यानी लेंस के आधे पोर्शन को मैंने काले पेपर से अगर ढक दिया तो इंटेंसिटी तो इमेज की रिड्यूस होगी लेकिन कंप्लीट इमेज फॉर्म्ड होगी।
यानी कि अगर तुमने हाफ पोर्शन के लेंस को रोक दिया, कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, तो जो इंटेंसिटी होगी इमेज की वो तो रिड्यूस हो जाएगी, बट कंप्लीट इमेज विल बी फाउंड, पूरी की पूरी इमेज बनना ही बनना है, समझे। तो हाफ पोर्शन ऑफ लेंस अगर कवर हो रहा है ब्लैक पेपर से, देन इंटेंसिटी जो होगी इमेज की इट विल बी रिड्यूस, बट कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड। इंटेंसिटी भले रिड्यूस हो लेकिन इमेज हमारी पूरी बनती है, ठीक। सन ग्लासेज और जो गॉगल्स होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होता। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस के बराबर हो जाए, मतलब दोनों मीडियम के, मतलब ये मीडियम था हमारा, इधर पानी चाहे कुछ भी हो, तो ये लेंस का और ये मीडियम का अगर बराबर हो गया, तो तुमको मालूम है फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू 1/m, इतना इतना इतना। तो जब 1/, फोकल लेंथ ही जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि सब कुछ बराबर है, तो 1 - 1 ये जीरो हो गया ना, म्यू एल अपन म्यू 1 हो गया, 1 - 1 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो और पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा जीरो, यानी कि 1/f जीरो हो गया, यानी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गया, पावर हमारा जीरो हो गया, समझे। यानी कि अगर मीडियम का और लेंस का दोनों का अगर हमारा सेम है, मीडियम और लेंस का पावर अगर सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मीडियम और लेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लेंस हमारा एक प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेट की तरह काम करेगा, मतलब एक सिंपल से प्लेट की तरह काम करेगा जिसके आर पार देखा जा सकता है। प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, तो प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेट की तरह काम करेगा। लेकिन 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 अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम, देखो लेंस है ये मीडियम है, तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ज़्यादा है, तो उस केस में तुमको दिख रहा होगा कि म्यू एल जो होगा म्यू एम से ज़्यादा होगा, यानी कि म्यू एल अपन म्यू एम शुड बी ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि जो कन्वेक्स लेंस होगी वो कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करेगी, जो कॉनकेव लेंस होगी डाइवर्जेंट की तरह बिहेव करेगी। समझ रहे हो चीज़ें, यानी कि जो उसका नेचर था वो नेचर सेम रहेगा। ध्यान से समझना मुन्ना। पहला केस मीडियम, लेंस का मीडियम, पहला केस ध्यान से सुनो, लेंस का मीडियम, ठीक है, और साइड वाले जो सराउंडिंग का मीडियम है, अगर बराबर हो गया तो 1/f इक्वल टू जीरो होगा, यानी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा, पावर हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट और पावर जीरो होने का मतलब ये हुआ कि दोनों मीडियम के क्या होंगे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्लेट की तरह काम करना शुरू करेंगे, मतलब हम लोग आर पार देख सकते हैं, ठीक। दूसरी केस, अगर लेंस का मीडियम ज़्यादा है सराउंडिंग के मीडियम से, तो कन्वर्जेंट वाला कॉन्वेक्स होगा, डाइवर्जेंट वाला कॉनकेव होगा, जो नॉर्मल होता था। लेकिन अगर मीडियम का ज़्यादा हो गया, अगर कह रहे हैं कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, मतलब कि जो सराउंडिंग में मीडियम है, ये लेंस हमारा, इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है, अगर इसका ज़्यादा हो गया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अगर ज़्यादा हो गया लेंस से, तो जो कन्वर्जेंट था, जो कॉन्वेक्स लेंस था, वो अब कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, और जो कॉनकेव लेंस था वो डाइवर्जेंट मतलब कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर म्यू मीडियम ज़्यादा हो गया म्यू लेंस से, तो कॉन्वेक्स वाला डाइवर्जेंट लेंस की तरह काम करेगा, और जो कॉनकेव वाला कन्वर्जेंट की तरह उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स वाला कॉनकेव की तरह काम करेगा, कॉनकेव वाला कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर म्यूअल म्यूम के बराबर तो ग्लास प्लेट होगा, मीडियम अगर सेम है तो लेंस हमारा इनविजुअल हो जाता है, समझे। मीडियम अगर सेम हो जाती है, मतलब दोनों मीडियम सेम है, तो म्यूअल हमारा म्यूम के बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ ब्राइट, पावर जीरो हो जाएगा, और हमारा लेंस इनविजुअल हो जाता है। कोई दिक्कत? आई होप कि अभी तक चीज़ें तुम्हें मैंने क्लियर कर दी होंगी, ठीक। अब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मान लो एक पावर F1 है, ये F2 है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा पावर का, मान लो P1 था, ये P2 था, पावर P1 + P2 हो जाएगा, पावर इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा F1 + 1/f2। कोई दिक्कत? तो पावर इक्वल टू 1/f होता है मीटर में, लेकिन सेंटीमीटर में करोगे तो 100/f इन सेंटीमीटर होता है, समझे। यानी कि पावर जो होगा 1/f होगा जहाँ फोकल लेंथ मीटर में होगा, लेकिन वही पावर 100/f होगा जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोनों लेंस अगर d डिस्टेंस पर रख दिए गए तो पावर इक्वल हो जाएगा P1 + P2 - d P1 P2, यानी कि ये जो d है वो, यानी पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 + P2 - d P1 P2, और 1/f इक्वल हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2। पावर क्या हो जाएगा, P1 + P2 - d P1 P2, और 1/f इक्वल क्या हो जाएगा, 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 + P2 - d P1 P2, और 1/f इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 - d/f2, ठीक। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या कहता है कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट अगर बीच में रखा रहेगा, ये हमारा लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है u डिस्टेंस पे, और ये हमारा स्क्रीन है, टोटल इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है, d है, तो ये डिस्टेंस d - u हो जाएगी। तो तुमसे बोलेगा इसका फोकल लेंथ था, तो तुम फोकल लेंथ क्या रखोगे, d² - x² अपन 4d, क्या रखोगे, d² - x² अपन 4d, ठीक है। और कहाँ गया, सॉरी, इसका ही है ना, देखो इसमें तो बस एक ही चीज़ तुम्हारी ज़रूरी है, दूसरा वाला केस, ठीक है। दूसरा वाला केस ध्यान रखना, बस दूसरा वाला, कि जब ऐसा कोई केस हो कि लेंस हमारे बीच में हो, ऑब्जेक्ट इधर हो, स्क्रीन इधर हो, दोनों के बीच की दूरी d हो, तो वहाँ पे
अगर डी हमारा 4f के बराबर होगा, अगर डी लेस देन 4f होगा तो वहाँ पे u हमारा इमेजिनरी होगा, फिजिकली कोई भी पोजीशन लेंस की पॉसिबल नहीं होगी, वो हमारा u विल बी इमेजिनरी। लेकिन अगर d हमारा 4f के बराबर होगा तो u जो हमारा d/2 होगा यानी 2f होगा। सो द ओनली पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल व्हेन d इक्वल टू 4f। जब d हमारा 4f के बराबर होगा तो u इक्वल टू d/2 होगा। थियोरेटिकल है, ध्यान रखना, ठीक। अब दूसरा केस देखो, ये ऑब्जेक्ट था, एक लेंस ये था, एक लेंस ये था, दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी थी, x थी। अगर बोल देगा कि दोनों लेंस के बीच की दूरी x है और पहले लेंस की वजह से इमेज बन रही है I1, दूसरे की वजह से बन रही है I2, तो बताओ फोकल लेंथ क्या होगा मिरर का, तो फोकल लेंथ क्या होगा लेंस का, तो फोकल लेंथ जो होगा वो होगा d² - x²/4d, जहाँ पे d हमारा क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज जहाँ बन रही थी फाइनल उसकी दूरी। तो क्या हो जाएगा d² - x²/4d, और जो ऑब्जेक्ट होगी वो रूट में I1 I2 होगी, मतलब I1 I2 को जब रूट कर दोगे तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही चीज़ है ना। तो ये और ये बस ये पॉइंट देख लेना, ठीक। न्यूटन्स का फॉर्मूला ये कहता है कि अगर F1 फोकस दो होता है ना, एक F1 इधर होगा F2 इधर होगा, तो ऑब्जेक्ट से F1 की दूरी अगर x1 है मतलब फोकल लेंथ 1 की, और इमेज से F2 की दूरी x2 है, तो जो फोकल लेंथ होगा लेंस का वो रूट में x1 x2 होगा, ठीक है। जो फोकल लेंथ होगा इमेज का वो क्या होगा, रूट में x1 x2 होगा, ठीक। अब देखो कम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ये सिंपल सी चीज़ होती है। अगर कम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर पूछेगा तो जो पी नेट होगा 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर होगा, क्या होगा 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर पावर नेट और फोकल लेंथ पूछ लिया तो 1/4 फोकल लेंथ नेट क्या होगा, वो 2/FL प्लस 1/FM। कोई दिक्कत। तो कम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर में पी नेट क्या होता है, 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर होगा, 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर होगा, और 1/F नेट जो होगा वो होगा 2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। तो पी नेट क्या हो जाएगा 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर 1/F नेट इक्वल टू हो जाएगा 2/FL प्लस 1/FM, ठीक है। क्या हो गया 1/F नेट क्या हो जाएगा 2/FL, वही चीज़ है। 2PL का मतलब क्या होता है, PL का मतलब क्या होता है 1/FL इंटू 2/FL प्लस 1/FM, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर का फॉर्मूला होता है, बस याद कर लो। इसी से कोई भी लेंस और मिरर का क्वेश्चन होगा तभी मैं करा दूंगा, जब PYQ कराऊंगा, ठीक है। और अगर पी नेट ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जिंग होगा, पी नेट लेस देन 0 तो डाइवर्जिंग होगा, ठीक। क्या होगा, अगर पी नेट ग्रेटर देन 0 तो कन्वर्जिंग होगा, पी नेट अगर लेस देन 0 तो डाइवर्जिंग होगा, ठीक। आ जाओ आगे। सिल्वरिंग ऑफ लेंस सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या होता है, 2 रिफ्रैक्शन होता है, 1 रिफ्लेक्शन होता है। सिल्वरिंग जब हो जाती है लेंस की तो वहाँ पे 2 रिफ्रैक्शन होता है, 1 रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर कॉनकेव लेंस को सिल्वर कर दोगे तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करने लगेगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर कर दोगे तो कॉनकेव मिरर की तरह काम करने लगेगा। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, समझे। यानी कि अगर तुमने कॉनकेव लेंस को सिल्वर किया तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, और तुमने कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर किया तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना थियरी के लिए। आगे बढ़ो। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट आता है वो होता है R/2 2 μ-1, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट आता है कितना आता है R/2 2 μ-1 आता है। अब इसी से सारा खेल स्टार्ट होगा। देखो ये तो कॉन्वेक्स हो गया, ये प्लानो कॉन्वेक्स। तो जो प्लानो कॉन्वेक्स होता है वहाँ पे जो फोकल लेंथ होता है वो होता है R/2 μ-1, ये होता है कॉनकेव मिरर की तरह। देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट होता है वो होता है R/2 μ-1, ठीक है। वही जब तुम प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो होता है R/2 μ-1। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 μ-1 था, यहाँ पे 2 μ-1 है। बस ये 2 चीज़ याद रखो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलना मैं खुद ही सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो अगर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, तुमने प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया तो जो F इक्विवेलेंट होगा वो R/2 μ-1 होगा। अभी ऊपर देखो यहाँ पे प्लानो कॉन्वेक्स का इक्विवेलेंट क्या होता है R/2 μ-1, नहीं तुमने इसको अगर सिल्वर कर दिया तो R/2 μ-1 बनेगा ही बनेगा, ठीक। अब देखो ये क्या था, हमारा प्लानो कॉन्वेक्स था, ये कैसा है प्लानो कॉनकेव है। कैसा है प्लानो कॉनकेव, तो प्लानो कॉनकेव का अगर है तो क्या हो जाएगा F इक्विवेलेंट R/2 μ-1 होगा, सेम चीज़ होगा, ठीक है। लेकिन जब कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वरिंग किया तुमने तो कॉनकेव मिरर बनेगा, जो कॉनकेव हो गया तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये वाली चीज़ हमारी क्या है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे प्लानो कॉनकेव। ये क्या था प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है।
तो एफ इक्विवेलेंट का दोनों फॉर्मूला बस याद रखो, बाकी मैं तो ही जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके सारा क्वेश्चन तो करा दूंगा, ठीक है। अब देखो जो एफ इक्विवेलेंट होता है किसके लिए, ये देखो कर्व सरफेस को तुमने सिल्वर कर दिया, यानी कि ये देखो क्या है, ये क्या है देखना ध्यान से, 4 ही केस बन सकता है। एक तो तुमने उठाया क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस के प्लेन सरफेस को तुमने कर दिया, एक तुमने कॉनकेव सरफेस को प्लेन को सिल्वर कर दिया। तो जब कॉन्वेक्स वाले को किया तो उसका फॉर्मूला हो गया R/2 म्यू माइनस 1, और कॉनकेव वाले को किया तो R/2 म्यू माइनस 1, सेम चीज़, ठीक है। लेकिन अब आगे देखो, अगर तुमने यही चीज़ कर्व सरफेस यानी कॉन्वेक्स के कर्व सरफेस को कर दी तो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2 म्यू, समझ रहे हो। अगर तुमने कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ को कर दिया, अगर तुमने कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ को कर दिया, कॉन्वेक्स है ना ये, कॉन्वेक्स के मतलब ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स का तुमने ये जो कर्व सरफेस है उसको सिल्वरिंग कर दिया तो आप इक्विवेलेंट हो जाएगी R/2 म्यू। अगर तुमने प्लेनो कॉनकेव के कर्व सरफेस को कर दिया तो इक्विवेलेंट हो जाएगी R/2 म्यू। समझ में आई चीज़ें। और जब कॉन्वेक्स को करोगे तो कॉनकेव मिरर बनेगा, जब कॉनकेव करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। समझ में आई चीज़ें। तो ये 4 चीज़ें, बस 4 फॉर्मूले याद रखो, सारा सिल्वरिंग के क्वेश्चन लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्या है फिर बताता हूँ मैं, प्लेनो कॉन्वेक्स है तो एफ इक्विवेलेंट R/2 म्यू माइनस 1, प्लेनो कॉनकेव है तो R/2 म्यू माइनस 1, और ये हमारा तो इक्विवेलेंट R/2 म्यू, ये हमारा तो R/2 म्यू, ठीक। आगे जाओ, रिलैक्स क्राइटेरिया बोलता है कि स्कैटरिंग जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4 होती है। मैक्सिमम स्कैटरिंग वायलेट की होती है, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, वायलेट की होती है। तो तुम कहोगे कि आसमान हमारा वायलेट क्यों नहीं दिखता, फिर जब मैक्सिमम स्कैटरिंग वायलेट की होती है क्यों नहीं दिखता, क्योंकि हमारा आई हमारे क्या है, मोर सेंसिटिविटी है ब्लू लाइट की, एनसीईआरटी की ही लाइन है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम स्कैटरिंग किसकी लाइट की होती है तो तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि ब्लू लाइट की होती है, क्योंकि ब्लू लाइट हमको दिखता है आसमान में। लेकिन गलत चीज़ है, मैक्सिमम स्कैटरिंग वायलेट की होती है, वो अलग चीज़ है, हमारी आंखें ब्लू लाइट के लिए मोर सेंसिटिव है, ठीक है। अब देखो, अगर लेमडा बढ़ाने पे फोकल लेंथ बढ़ जा रहा है, अगर तुमने वेवलेंथ बढ़ाया और फोकल लेंथ बढ़ गया तो इसका मतलब है कॉन्वेक्स है, और तुमने लेमडा बढ़ाया फोकल लेंथ घट गया, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये 2 चीज़ थी। आ जाओ सर्कुलर मोशन पे, हो गई लेंस हमारी खत्म है, बस फॉर्मूला याद कर लो, सारे क्वेश्चन खत्म। सर्कुलर मोशन पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा थीटा होता है। जैसे हमारे पास क्या होता, जैसे एक्स हमारा क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग चीज़ है यार, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़, ठीक है। तो थीटा इजकल होता है आर का अपन रेडियस, सबको मालूम है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, थीटा को बोलते हैं क्या, आर का अपन रेडियस। 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं। जैसे 60 डिग्री लिखना है तुमको तो क्या लिख दोगे, π/3। 180 हो गया ना, 180/3 कितना हो गया, 60 हो गया, सिंपल सी बात है, तो π/3 लिख दोगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा थी होता है, वो होता है क्या, आर का अपन रेडियस। क्या होता है, आर का अपन रेडियस। तो डेल्टा क्यू होता है, डेल्टा थीटा क्या होता है, आर का अपन रेडियस होता है, इसका यूनिट होता है डिग्री या रेडियन। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, अब तुमको मालूम था वेलोसिटी dx, एक्स से वेलोसिटी निकालने से क्या करते हैं, dx/dt। तो इससे एंगुलर वेलोसिटी निकालना तो क्या करोगे, d(θ/dt) कर दोगे, तो d(θ/dt) कर दो, ठीक है। डेल्टा थीटा बोलो, d(θ) बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है। एवरेज होता है और इंस्टेंटेनियस होता है, तो डेल्टा(θ/dt) बोल दो या d(θ/dt) बोल दो, ठीक। और वेलोसिटी इक्वल होता है ओमेगा क्रॉस आर, यानी एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर होती है। तो लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर। तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, आर क्रॉस ओमेगा मत कर देना, डिटरमिनेंट मेथड्स लगाओ गलत हो जाएगा। तो ओमेगा क्रॉस आर होती है, ठीक है। और तुमको मालूम है जब कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर टू ओमेगा भी होगी, परपेंडिकुलर टू आर भी होगी। इसका मतलब वेलोसिटी डॉट ओमेगा जब करोगे 0 आएगा, वेलोसिटी डॉट आर करोगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कई बार बताया हूँ, कई बार समझाया हूँ, ठीक है। तो ओमेगा हो गया डेल्टा θ/डेल्टा टी, वेलोसिटी हो गया ओमेगा क्रॉस आर, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर हो गया यहाँ से, ठीक। और 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड दिया, इसका मतलब होता है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब होता है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब होता है क्या, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। यानी ओमेगा इज क्या हो जाएगा, 2π/t। ओमेगा क्या हो जाएगा, 2π/t। तुमको पता ही है। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ लिया तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करते थे, dv/dt थे, यहाँ पे क्या कर दोगे, dω/dt बस कर दो। और जो ये होता है लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है, आर का सल्फा होता है, अल्फा क्रॉस आर या आर का सल्फा, ठीक है। तो जो यहाँ पे लीनियर क्या था, ओमेगा क्रॉस आर था, यहाँ पे क्या था, अल्फा a/r है। यानी कि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा सॉरी, लीनियर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, लीनियर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू आर हो जाएगी, ठीक है। ओमेगा अगर बढ़ाओगे तो अल्फा भी बढ़ेगा,
अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। ओमेगा कब बढ़ेगा? जब अल्फा सेम डायरेक्शन में है, और ओमेगा कब घटेगा? जब अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि अल्फा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर ओमेगा भी रहेगा तो हमारा ओमेगा बढ़ जाएगा, अगर अपोजिट में है तो ओमेगा घट जाएगा। सेंट्रीपिटल कोई भी चीज़ रहेगी तो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, सेंट्रीफ्यूगल कोई भी चीज़ होती है हमेशा सेंटर के बाहर की तरफ होती है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा? v स्क्वायर अपन आर होगा। इसको ओमेगा स्क्वायर अपन आर बोल सकते हो क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपन आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ये केवल वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बाकी कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन बट नॉट एनी वर्क कैन बी डन बाई इट। बताया था ना मैंने। तो वैसे ही सेम चीज़ ये भी है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन केवल वेक्टर मतलब डायरेक्शन को ही चेंज करता है, बाकी कोई काम नहीं करता है, ठीक। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जैसे वेलोसिटी घूम रही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा ऐसे लगेगी ना। ये मान लो सर्कल है, वेलोसिटी इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, तो ये तो हमेशा अंदर ही लगेगा ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो देखो हमेशा अंदर की तरफ होगी और दोनों 90 डिग्री पे होंगे। जैसे यहाँ देखो अंदर, ये देखो अंदर, ये देखो अंदर, दोनों 90 डिग्री पे होंगे। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जब परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के तो AC डॉट भी जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, वो रिटर्न 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अभी तुमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देखा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन क्या था? v स्क्वायर अपन आर। तो नियम v स्क्वायर बाई आर हो गया या mr ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्या? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब देखो तुमको मालूम है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सीलरेशन क्या है? इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के। तो जब एक्सीलरेशन है तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। जब एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है तो फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसका मतलब कोई पावर नहीं होगा क्योंकि पावर इक्वल टू एफ डॉट बी होता है, यानी एफ बी कॉस थीटा होता है और कॉस 90 वैल्यू जीरो होती है, समझे। तो एफ सी डॉट बी यानी कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई पावर नहीं होगा। वर्क डन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एफ सी परपेंडिकुलर टू एस होगा और एफ एस कॉस थीटा होता है वर्क डन। तो एफ एस कॉस 90 हो गया, जीरो हो गया। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स से ना कोई पावर जनरेट होता है ना कोई वर्क डन जनरेट होता है। तो वर्क डन भी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो नो पावर नो वर्क तुम्हें पता था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी सेम थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम थी। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने की वजह से स्पीड भी कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी वेरिएबल होती है। क्या होती है? स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है, ठीक। किसी भी सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल होता है इट मस्ट बी देयर बट टेंजेंशियल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। हो सकता है टेंजेंशियल हो या ना हो, लेकिन सेंट्रीपिटल तो होना ही होना होगा, ठीक है। और ए नेट जो होता है ना, ए नेट वो हमारा क्या होता है? अंडर रूट में AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, यानी कि सेंट्रीपिटल के एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल के एक्सीलरेशन का स्क्वायर क्या होता है? ए नेट होता है, ठीक है। तो ए नेट क्या हो जाएगा? रूट में सेंट्रीपिटल के एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल के एक्सीलरेशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए नेट। तो ए नेट क्या हो जाएगा? ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए नेट हो जाएगा, ठीक। दो चीज़ लगेगा ना भाई, ये हमारा सेंट्रीपिटल लगेगा, एक हमारा टेंजेंशियल लगेगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल जानते ही हो, ए नेट क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल क्या होगा? MB स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल दिया ही होता है, तो ये सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, ठीक है। और टेन थीटा निकालोगे तो AT बाई AC हो जाएगा, यानी ये टेंजेंशियल बाई ए सेंट्रीपिटल हो जाएगा। बस फॉर्मूले जितना करवाना उतना करो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होता है, अल्फा जीरो होता है। अल्फा के जीरो होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होता है, क्योंकि ये टेंजेंशियल क्या होता है? R इंटू अल्फा होता है, ठीक है। ये टेंजेंशियल क्या होता है? R इंटू अल्फा। तो सेंट्रीपिटल में रख देना MB स्क्वायर बाई आर, B स्क्वायर पर आर, इसमें रख देना क्या? अल्फा, R अल्फा, ठीक है, टेंजेंशियल में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सेंट्रीपिटल जीरो नहीं होता,
ए टेंजेंशियल जीरो होता है, अल्फा जीरो होता है। ए सेंटीमीटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए टेंजेंशियल जीरो होता है, अल्फा जीरो होता है, ठीक है। और पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूमता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, ठीक। और जो ए नेट होगा वो हमारा सेंटीमीटर के बराबर होगा, जो बी स्क्वायर अपन आर ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, क्यों? क्योंकि ए टेंजेंशियल तो जीरो हो गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए टेंजेंशियल यानी कि आर अल्फा क्या हो जाता है? ए टेंजेंशियल जो होता है आर अल्फा वो हमारा जीरो हो जाता है। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होगा, अल्फा हमारा जीरो होगा, ठीक है। और पार्टिकल की कांस्टेंट स्पीड होती है, पार्टिकल की कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है। ए नेट जो होगा, क्योंकि ए टेंजेंशियल तो जीरो हो गया, तो बस क्या बचेगा? सेंटीमीटर बचेगा, बी स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन जब तुम नॉन यूनिफॉर्म में जाओगे तो नॉन यूनिफॉर्म में ना सेंटीमीटर वाला जीरो होगा ना टेंजेंशियल वाला जीरो होगा, दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सेंट्रीपिटल भी जीरो नहीं होगा, ये टेंजेंशियल भी जीरो नहीं होगा। वहाँ पे टेंजेंशियल जीरो था, लेकिन यहाँ पे दोनों जीरो नहीं होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे। ए नेट हमारा क्या हो जाएगा? इसी के स्क्वायर टी का स्क्वायर। वहाँ पे पार्टिकल का वेरिएबल स्पीड होगा, ठीक है। वहाँ पे पार्टिकल का क्या था? यूनिफॉर्म में कांस्टेंट स्पीड था, यहाँ पे वेरिएबल स्पीड होगा, ठीक। अब देखो टेंशन इन थ्रेड, टेंशन होता है एम एल ओमेगा स्क्वायर। इसका होता है जब ओमेगा मैक्सिमम होगा तो टेंशन हमारा ब्रेक हो जाएगा, और नहीं जब ओमेगा मैक्सिमम होता है, सॉरी टेंशन का फॉर्मूला होता है, जैसे देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो टेंशन भी जो फोर्स ही है, तो टेंशन क्या हो जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर के जगह क्या लेंथ होता है, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर रख दो, बस सिंपल सी बात है। तो जैसे फोर्स था वैसे ही टेंशन है, सेम फॉर्मूला, बस आर के जगह एल रख दो। तो टेंशन थ्रेड में क्या हो जाएगा? क्योंकि लेंथ होगा ना थ्रेड, कैसे घुमाओगे तो एम एल ओमेगा स्क्वायर। और जब ओमेगा मैक्सिमम होगी तो टेंशन उस टाइम पे ब्रेक करने वाला होगा, टेंशन ब्रेकिंग एम एल ओमेगा स्क्वायर मैक्स हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखो, मान लो तुमने रस्सी में एक यहाँ बना स्टोन, यहाँ के यहाँ एक यहाँ स्टोन बना, तो इसकी वजह से टेंशन T3 यहाँ लगी, इसकी वजह से T2 यहाँ लगी, T1 इधर लगी। तो जो T1 लगेगी वो T1 तो इधर लगी रही है, साथ में T2 तो अपनी तरफ खींच रहा होगा इसको, T2 ऐसे लग रही हो ना, T1 T2 T3 ऐसे लग रही हो ना। तो बस इसमें ध्यान रखो, जो T1 होगी वो T2 प्लस L1 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि देखो T2 अगर है तो T2 एक इधर भी लग रही हो ना, इधर भी एक इधर भी, समझ रहे हो? T2 इधर लगा रहा होगा तो इधर भी लगा रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो इधर T2 लग गया एक, ठीक है, और प्लस इसका एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो ये T1 हो गया। तो T1 क्या हो जाएगा? T1 क्या हो जाएगा? T2 प्लस ML1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर तीनों L1 L2 L3 बराबर है, L के M1 M2 M3 M के बराबर है, तो इन साइड में यानी कि 6 5 3 T1 T2 T3 यानी कि T1 T2 T3, यानी जब तुम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो इन साइड में, तो दो रेशियो आ रहा है 6 5 3 आ रहा है, यानी T1 T2 T3 आ रहा है। जब तुम बाहर से अंदर आ रहे हो, बाहर से अंदर आ रहे हो तो 3 5 6 यानी कि T3:T2:T1 का रेशियो आ रहा है। तो इसमें ये रेशियो ही पूछा जाता है और T1 पूछा जाता है। तो T1 क्या हो जाएगा? T2 प्लस ML ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ML1 ओमेगा स्क्वायर। और इन साइड में रेशियो होगा 6/3 T1 T2 T3 का, और आउटसाइड में उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो ग्रामोफोन हो या डिस्क हो, ग्रामोफोन या डिस्क को रोटेट कर रहा हो तो उसका आर का जो वैल्यू होती है वो इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी अपन ओमेगा स्क्वायर होती है। क्या होती है? जो ग्रामोफोन होती है वहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है रूट में, ग्रामोफोन की जो रेडियस होती है, ग्रामोफोन या डिस्क की जो आर होती है वो लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपन ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक। लेकिन वहीं पे डेथ वेल या होलो सिलेंड्रिकल ड्रम अगर है, तुम्हारे पास डेथ वेल है या होलो सिलेंड्रिकल ड्रम है, तो वहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी जी अपन म्यू ओमेगा स्क्वायर होगी। समझ रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ पे म्यू ऊपर थी, यहाँ पे म्यू नीचे आ गई, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रामोफोन या डिस्क है तो रेडियस इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपन ओमेगा स्क्वायर। डेथ वेल है, होलो सिलेंडर है, तो आर इज इक्वल टू जी अपन म्यू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हेमिस्फेरिकल अगर बॉल है, ऐसे हेमिस्फेरिकल बॉल, तो वहाँ पे ओमेगा इक्वल होती है रूट में जी अपन आर का अल्फा। हेमिस्फेरिकल अगर बॉल है तो उसमें ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? रूट में जी अपन आर कॉस अल्फा होती है। कोनिकल पेंडुलम देख लो, कोनिकल पेंडुलम ऐसे हाइट होती है, थीटा होता है, आर होता है, तो ऊपर लगेगा टी कॉस थीटा, नीचे लगेगा एम जी, इधर एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो हमको कुछ नहीं पढ़ना, हमको बस पढ़ना है टेंशन। टेंशन एम एल ओमेगा स्क्वायर होती है, तुमको पता है। और ये टेंशन इंडिपेंडेंट होती है थीटा के। टेंशन क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है थीटा के। और टाइम पीरियड तुमको मालूम है पेंडुलम क्या होता है? 2π√L/g। तो यहाँ पे क्या हो गया? L cos थीटा बाई जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा L होगा ना, तो ये हाइट हमारा किसके बराबर होगी? L cos थीटा के ही बराबर, इसके बराबर होगी ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π√H/g, यानी कि 2π√H/g। सॉरी, टेंशन क्या हो जाएगी? एम एल ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? जी अपन ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा,
ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगी, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल, टेंशन हो जाएगी एम एल ओमेगा स्क्वायर और इंडिपेंडेंट होगी थीटा के, ठीक है। और टेंशन हमारा 2.√में एल कॉस थीटा बाई जी, और इसको एच बाई जी भी बोल सकते हो। बैंकिंग अप्रोच, देखो बैंकिंग अप्रोच इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बैंकिंग अप्रोच जब भी देखो टेन थीटा लेस देन म्यू हो, मैंने बताया था ना एंगल ऑफ रिपोज वगैरह फ्रिक्शन में, तो वही चीज़ है, जब टेन थीटा लेस देन म्यू होगा तो वी मिनिमम हो गया, यानी वेलोसिटी मिनिमम जीरो होगी, क्योंकि उस टाइम पे वो स्लाइड करना बंद कर देगा, ठीक है। स्लाइडिंग का पोजीशन मतलब नहीं होगी उस टाइम पे। तो टेन थीटा क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर अपन आर जी होती है, ठीक है। तो टेन थीटा बस याद रखो, ये सब की कोई जरूरत नहीं है, बस टेन थीटा याद रखो कि टेन थीटा जो होती है वो हमारी वी नॉट का स्क्वायर अपन आर जी होती है। क्यों, कब, जब टेन थीटा लेस देन म्यू होगा। सब कुछ तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होता है कि टेन थीटा कब लेस देन म्यू होगा, जब कुछ ना दिया हो तो सीधा लगाओ ना टेन थीटा इसको वी नॉट स्क्वायर अपन म्यू जी, ठीक है। जब टेन थीटा ज़्यादा हो जाएगा म्यू से, मतलब अब स्लाइड करने लगेगी, मतलब रोड में अब बैंकिंग मतलब क्या होगा, मतलब थोड़ा सा हमको स्लाइडिंग की कंडीशन आ जाएगा ना, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी मिनिमम होगी किसी भी व्हीकल को ले जाने की, जो वेलोसिटी मिनिमम होगी वो होगी रूट में आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, और जो मैक्सिमम होगी वो हो जाएगी रूट, क्या हो जाएगी, बस माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, समझे। तो बैंकिंग अब्रोड में दो चीज़ याद रखो कि टेन थीटा होता है वी नॉट स्क्वायर अपन आर जी, और भी मिनिमम अगर तुमसे पूछा कब, जब टेन थीटा लेस देन म्यू होगा तो जीरो, और टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू होगा तो भी मिनिमम क्या हो जाएगा, रूट में आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, क्या होगा, रूट में आर जी टेन थीटा माइनस रूट में आर जी, बी मिनिमम क्या होगा, रूट में आर जी, बी मिनिमम क्या होगा, रूट में आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपान 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ठीक है। और जो मैक्सिमम पूछेगा तो रूट में आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपान 1 प्लस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, समझ रहे हो। तो ये याद रखो, एक याद रखो बस, उसके बाद दोनों प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ नहीं याद करना है, देखो ए बी सी डी है, ए वाले पॉइंट पे टेंशन होती है 6 mg, तीन तीन घटाते जाओ, इस बी वाले पे जाओ 3 घटा दो 3 mg आएगी, सी पे जाओ फिर घटा दो, कितनी आ जाएगी, 0, समझ रहे हो। टेंशन ए वाले पॉइंट पे होती है 6 mg, बी वाले पे जाओगे 3 घटा दो 3 mg, फिर 3 घटा दो 0, जो बी वाले पे वही पोजीशन डी का है, तो बी और डी का बराबर होता है, समझ में आ गई चीज़ें। तो सॉरी ये 3 mg होगा, तो टेंशन है 6 mg और ये होगी क्या 3 mg, और ये होगी क्या टी डी 3 mg होगी, और ये टी सी हमारी 0 हो जाएगी। अम्मा को भैया अब भैया जलेबी क्या, जलेबी अब भैया कैसे, बस से, चलो ठीक है। तो ए पर टेंशन ए हमारा क्या होगा 6 mg होगा, टेंशन एट बी क्या होगा 5 mg 3 mg होगा, टेंशन एट सी का होगा 0 होगा, मम्मी थोड़ी गई है मामा वाना वही पूछ रही है। तो ए हमारा क्या होगा, टेंशन एट ए क्या होगा 6 mg होगा, टेंशन एट बी क्या होगा 3 mg होगा, टेंशन एट सी क्या होगा 0 होगा, टेंशन एट डी क्या होगा 3 mg होगा। मतलब यहाँ पे 6 mg है, 3 घटा दो 3 mg, फिर 3 घटा दो 0 हो गया, और बी वाला डी वाला दोनों सेम पोजीशन पे है, सेम बराबर डिस्टेंस मतलब सेम हाइट पे है, तो बराबर हो जाए, ठीक। वेलोसिटी केस में यहाँ पे रूट में 5gr होता है, 2 घटा दो, टेंशन में 3 घटाओ, इसमें 2 घटाओ, 2 घटाओ तो क्या हो, रूट में 3gr, फिर 2 घटाओ तो रूट में gr आएगा, ठीक है। और डी और बी का सेम होगा, ठीक। और ये जो रूट पे 5gr है ये कंप्लीट करता है लूप, यानी कि लूपिंग द लूप, यानी कि अगर कहीं पे अगर यहाँ पे रूट 5gr है तो पूरे लूप को कवर कर लेगा, अगर यहाँ पे रूट में 5gr है तो पूरे लूप को कवर कर लेगा। तो टू कंप्लीट द लूप, लूपिंग द लूप, ये हमारा रूट में 5gr होना चाहिए, ठीक। लेकिन वो हमारा क्या था, धागा था, मतलब कुछ भी नचा रहे हो। यहाँ पे अगर मासलेस रॉड अगर कोई रॉड हो गया तो वहाँ पे जो लूपिंग द लूप के लिए कंडीशन होती है रूट में 4gl होती है, यानी कि रूट में 4gl अगर यहाँ पे होगी तो लूपिंग द लूप यानी लूप को एक बार घुमा देगा, वो समझ रहे हो, पूरा कवर कर लेगा। तो यहाँ पे रूट में 5gl, यहाँ पे रूट में 4gl, ठीक। तो थैंक यू, पूरा हो गया। थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं थी इसलिए थोड़ा सा एनर्जी मेरा डाउन लग रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आराम से पढ़ाई करो यार। देखो बहुत सारे मतलब चीज़ें हो रही हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं इन्फॉर्म कर दूँगा तुम लोगों को, बट ये है कि अभी हमको कुछ करना नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग मतलब पर्सनल यूट्यूब पे आके कमेंट में गाली गलौज कर रहे हैं, और मतलब बिना मतलब का कह रहे हैं इनसे कॉपी किया उनसे कॉपी किया, बट मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे पता है मैंने खुद से कितनी मेहनत करी है, तो मुझे उन लोगों से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो मतलब बच्चों का बहुत बुरे तरीके से उन्होंने चूतिया बनाया है, बहुत बुरे तरीके से बच्चों का काटा है। एग्ज़ाम के बाद इनको मतलब जैसे वॉशिंग पाउडर से कपड़े धुले जाते हैं, इनको ऐसे धुलूँगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, ठीक है। तो अभी मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यार पढ़ाई ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि वंस अ लीजेंड सेड, हर एक कंट्रोवर्सी कैरियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंट्रोवर्सी, ठीक है। किसने कहा था तुम्हें पता ही है, तो कंट्रोवर्सी बाद में होगी, पहले पढ़ाई करो, ठीक है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक और कोलिजन
ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा, 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही तुम्हारी थियरी। अब तुम्हें कल इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे, ठीक है। आराम से करो। बाकी जिसके 60-70 नंबर भी इसको चाहिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक हटा के दे दूंगा, ठीक है। वो लोग पढ़ो, वहाँ से भी 60-70 नंबर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कैटेगरी से बोल रहे हैं 60 ही नंबर चाहिए, तो उनके लिए भी अलग से उपाय है, ठीक है। तो आराम से चिल करो, पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और एग्ज़ाम के बाद इस बैच से मुझे तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए। 120 कम से कम मिनिमम 120 नंबर तो ला ही देना यार, मेरी इज्जत रख लेना यार। और नहीं रखोगे तो मुझे क्या यार, मैं तो दिखाऊंगा ही कहाँ से आया, 150 नंबर का दिखाऊंगा यहीं से, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।